गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस सेशन में आप सभी कवर करेंगे कि संविधान के अंतर्गत जो है भारत का जो संवैधानिक विकास कैसे हुआ था, इसको लेकर के एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी कवर करेंगे। और ये जो मेरी क्लास होगी तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो यदि चाहते हैं तो इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था, तो भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ था यहाँ पर आप सभी कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ जो इंडिया है, भारत का जो संवैधान के विकास है, तो इस विकास को अध्ययन करने के लिए हमको जो है दो पहलुओं पर विचार विमर्श करना होगा। पहला पहलू क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम और ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम और समय अवधि की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी जब पारित हुई थी तो उसका जो संसदीय अधिनियम था 1773 से 1853 तक था, और ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित जो अधिनियम था 1858 से 1947 तक था। अब हम यहाँ पर पहले जो है अध्ययन करेंगे कि कंपनी के शासन हेतु जो पारित अधिनियम थे उनके विषय में पहले अध्ययन करेंगे। तो यदि हम बात करते हैं कि जो कंपनी के शासन हेतु जो पारित अधिनियम थे उनमें क्या क्या थे, उसमें जो है सबसे पहली चीज़ तो आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, यहाँ से बार बार जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, इसके तहत क्या क्या बातों को अपनाया गया था या किन किन पहलुओं को लागू किया गया था। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया तथा उसकी सहायता के लिए एक सदस्यीय, और ये जो एक सदस्यीय जो समिति थी इसमें कौन कौन से थे? फ्रांसिस क्लेरेंटिंग, मानसन और बारबेल कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। और इसी क्रम में अगला पॉइंट देखते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, तो दूसरा कार्य क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ था? तो सन जो है 1944 ईस्वी में क्या किया गया था कि कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय का तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा कि जो है एक सुप्रीम जो है कोर्ट का गठन किया गया था, और जिसके जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे थे, और इसमें जो है 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बिंदु को आप लोग स्टार बना लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए तीसरा कार्य महत्वपूर्ण क्या हुआ था? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या जो है राजस्व परिषद का गठन किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही किया गया था। अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद यदि हम बात करते हैं तो एक एक्ट आया था, उसका नाम है पीट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 आया था। अब देखिए जो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 था, इसके तहत जो है पहला कार्य क्या हुआ था, जो महत्वपूर्ण कार्य था, तो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक्करण अर्थात अलग अलग कर दिया गया था। और जो दूसरा कार्य हुआ था, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए
नियंत्रण बोर्ड जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। और 1700 जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ही यहाँ पर देखा जाए तो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। ध्यान समझना है आपको, द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही हुई थी। और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसे कैसी बना दी गई? तो 3 सदस्यीय बना दी गई थी। अब देखिए 1700 जो है 84 जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके फलस्वरूप देखा जाए तो क्या आता है? तो 1793 का चार्टर जो है अधिनियम आता है। और 1793 का जो चार्टर अधिनियम आता है, इसके तहत जो पहला महत्वपूर्ण कार्य हुआ था तो कंपनी की व्यापारिक तथा राजनीतिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और जो दूसरा कार्य हुआ था वो क्या हुआ था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय खजाने से वेतन दिया जाने लगा। और इसी के क्रमानुसार यदि हम अध्ययन करते हैं तो अगला जो एक्ट आता है उसे कहते हैं कि 1813 का चार्टर आता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1813 का जो चार्टर था इसके तहत क्या क्या बातों को अपनाया गया था। तो इसमें जो पहला महत्वपूर्ण आता है वह है कि कंपनी के राजनीतिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी पूर्ण रूप से जो है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। लेकिन अभी भी क्या हुआ था? चीन तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1813 के द्वारा जो है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था। और इसी क्रम में दोबारा हम देखते हैं कि पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो ईसाई मिशनरी हैं, ईसाई मिशनरी जो हैं तो ईसाई मिशनरियों को भी जो है भारत में जो है प्रवेश करने लगे। और इसी क्रम में अब हम देखते हैं कि 1833 जो है 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसके तहत क्या क्या बातों को अपनाया गया था। तो पहला जो बात इसमें अपनाया गया था वो ये है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल को क्या किया गया? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी क्रम में देखा जाए कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है दूसरा कार्य क्या हुआ था? तो कंपनी के राजनीतिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब चीन और चाय के साथ भी व्यापार नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान से समझना है, यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही किया गया था। अब देखिए 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत जो है दूसरा कार्य क्या हुआ था? तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे आप लोग, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा का जो है निस्यंदन सिद्धांत लागू किया गया। अर्थात यह व्यवस्था की गई
कि ऊपर के कुछ लोगों को शिक्षित कर दिया जाएगा, फिर यही लोग नीचे के लोगों को शिक्षित करेंगे, अर्थात शिक्षा ऊपर से छनकर नीचे जाएगी। यहाँ पर शिक्षा के निस्यंदन सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर दिया जाएगा, तो वहीं उच्च वर्ग के जो लोग होंगे वो जो है ऑटोमेटिकली नीचे के वर्ग के लोग धीरे धीरे शिक्षित हो जाएंगे। और इसी क्रम में आगे हम चलते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि शिक्षा जो है, शिक्षा का माध्यम क्या होगा। तो शिक्षा का जो माध्यम होगा वह अंग्रेजी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा का माध्यम क्या होगा, तो अंग्रेजी होगा। और इसी क्रम में अगला पॉइंट हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य और ब्रैकेट में चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया, लेकिन ये टेम्परेरी पद था। पहला विधि सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो उनका नाम क्या है, बोलो, मैकाले है। मैकाले, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और इसी क्रम में देखा जाए तो यहीं से जो है महान्यायवादी की प्रक्रिया शुरुआत की जाने लगी। और इसी क्रम में अब हम चलते हैं कि अगला जो अधिनियम आता है उसे हम कहते हैं कि 1853 का चार्टर एक्ट कहते हैं। अब देखिए कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था, तो इसके तहत जो है किन किन बातों को स्वीकार किया गया था, तो कंपनी के राजनीतिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और इसी क्रम में देखते हैं कि जो है जो विधायी शक्तियों की कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था भी कर दी गई। और इसी 1853 की चार्टर एक्ट के तहत ही कुछ और बातों को एडॉप्ट किया गया था। जैसे कि आप पहला पॉइंट देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या दिया है कि विधि निर्माण हेतु जो है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। और दूसरा जो पॉइंट है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, तो जो सिविल सेवकों की भर्ती जो है या चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाने लगा। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और इसी क्रम में अब हम आगे चलते हैं कि ब्रिटिश जो ताज के शासनाधीन जो अधिनियम था, इसमें देखिए क्या क्या आपको पढ़ना होगा। अब देखिए इसमें जो है सबसे पहली चीज़ आता है कि भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। और इसी अधिनियम के तहत देखिए किन किन बातों को बताया गया था। तो इसमें जो पहली चीज़ निकल के आती है, इसमें क्या है कि भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। और जो दूसरी बात निकल के आती है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। और इसी क्रम में आगे आप लोग देख पा रहे होंगे कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। और इसी अधिनियम के द्वारा जो है भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। और इसी में दूसरा पॉइंट जो निकल के आता है वह यह है कि पहली बार विधायी तथा कार्यपालिका कार्यों को अलग अलग किया गया। और अगला पॉइंट जो है वह यह निकल के आता है कि जो गवर्नर जनरल हैं
यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, जो गवर्नर जनरल की जो एक टीम थी, इस टीम को कैसे बना दिया गया, तो 5 सदस्यीय बना दिया गया। अब हम इसी क्रम में चलते हैं। अब अगला जो एक अधिनियम आता है जिसे कहते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आता है। और इस एक्ट के तहत देखिए, इस अधिनियम के तहत किन किन बिंदुओं पर जो है विचार विमर्श किया गया था। पहली बार गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, इसमें भारतीयों को चुटकी भर प्रतिनिधित्व दिया गया। इस तरह भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास के लिए रास्ता खोला गया। और दूसरा पॉइंट है, विभागीय या पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत हुई और वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। और जिसकी जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है। और इसी क्रम में अब हम देखते हैं दोस्तों कि भारत का परिषद अधिनियम जो 1892 है, इसमें किन किन बिंदुओं पर बात की गई थी। अब पहला जो पॉइंट है, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, तो इसमें यह बताया गया है कि पहली बार जो चुनाव प्रणाली थी, इसकी शुरुआत हुई, अर्थात संसदीय प्रणाली का श्री गणेश हुआ। और इसी क्रम में जो दूसरी बात हुई थी, इसमें क्या हुई थी, तो केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, किंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। और इसी अधिनियम के तहत जो है दूसरी बात क्या की गई थी, सीमित अर्थों में निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया था। अब हम इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अर्थात जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इसमें किन किन बिंदुओं की बात की गई थी। तो इसमें जो पहली चीज़ बताई गई थी वह जो है ये है कि इसमें यानी 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसे जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। ऐसा क्यों जाना जाता था, तो क्योंकि उस समय मार्ले भारत के सचिव थे और मिंटो गवर्नर जनरल थे। और इसी क्रम में जो दूसरा बात निकल के आता है, इसमें क्या है कि इसके द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। और इसी जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही जो दूसरी बात की गई थी वो ये है कि इसमें जो है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। और जो दूसरी बात की गई थी, देखते हैं कि वो क्या है। अब विधायी सदस्य जो है बजट पर पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन वोट नहीं दे सकते थे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशन होगा आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी क्रम में चलते हैं, अब हम भारत शासन अधिनियम जो 1919 का है, इसके विषय में अध्ययन करते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम जो 1919 है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है तथा इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। और यदि हम तीसरा पॉइंट देखते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर
थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिख भारतीयों और ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया था। और इसी क्रम में देखते हैं कि अगला क्या पॉइंट है। तो इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1919 का जो अधिनियम है, इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और जो दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। और जो उच्च सदन होता था उसका कार्यकाल 9 वर्ष होता था, लेकिन जो निम्न सदन होता था उसका कार्यकाल 3 वर्ष होता था। और इसी क्रम में देखते हैं कि जो दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया था। और जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित तथा जो है हस्तांतरित विषयों में बांटा गया था। और इसी 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। और जो दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक समीक्षा आयोग के गठन की भी बात कही गई थी। और इसी अधिनियम के तहत एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाने लगी। अब हम देखते हैं कि अगला जो अधिनियम है, जिसको कहते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 करते हैं। और यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है इसमें क्या बताया गया है। तो इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। अर्थात जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट की शुरुआत जो की गई थी वह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। और जो दूसरा पॉइंट है वह यह है कि इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। और हम इसी क्रम में देखते हैं कि 1935 का जो अधिनियम है, इसी के तहत जो है भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और इसी के तहत हम अगला पॉइंट देखते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। और जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो 1935 का अधिनियम है, तो इसके तहत जो है जो बर्मा था, तो बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। और इसी के तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। और इसी 1935 के अधिनियम के तहत जो है प्रांतीय स्वायत्तता का अधिनियम भी इसे कहा जाता है, क्योंकि अब प्रांतों का शासन भारतीय मंत्रियों के हाथ में दे दिया गया। और इसी 1935 के अधिनियम के तहत संघीय लोक सेवा की स्थापना की गई, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। इस तरीके से यहाँ पर यदि देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, इसको जवाहरलाल जो है नेहरू ने क्या कहा था, तो इसे जो है दास्ता का चार्टर कहा था, या जो है इसे बताया कि यह कई डिब्बों वाली रंग विहीन जो है इंजन विहीन गाड़ी है। और इसी क्रम में हम एक उम्मीद और आशा करते हैं
कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और ये जो मेरी क्लास है आज की, तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। और यदि आपको इस क्लास का जो है PDF प्राप्त करना है, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पोल्टी विद जो है संजय वर्मा को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां से जो है इस क्लास की PDF जो है आप लोग निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, या जो है यूट्यूब के लिंक में जो है इसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।